वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने लगे हैं जो कि तुर्किया के सरकारी नशरियाती इदारे TRT की उर्दू सर्विस के सरबराह, कॉलम निगार और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के उर्दू मुतरजम डॉक्टर फुरकान हमीद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फुरकान हमीद ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की सियासी ज़िंदगी और पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के लिए इनकी पॉलिसियों पर मबनी किताब भी लिखी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो तुर्किया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, स्पेशली ये बात करेंगे। और इसी बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो फुरकान हमीद, स्ट्रेट अवे फ्रॉम अनकरा। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली अनकरा से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक है, यहीं से रहते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। शुक्रिया आपका मुझे ऑनर बख्शा। मेरे लिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताएं, आपने किताब लिखी, ये शौक, ये आपने माइंड कैसे सोचा माइंड में कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? वैसे तो आप आर्टिकल्स भी बहुत लिखते हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी किताबें 5 के करीब किताबें, और ख़ास तौर पर जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने तुर्की उर्दू टर्की जो है वो डिक्शनरी तैयार की थी। और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये डिक्शनरी तैयार की थी। मैं अभी तक पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने PhD की हुई है टर्किश ज़बान में। अभी तक किसी ने PhD टर्किश ज़बान में नहीं की, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हो चुके हैं। लेकिन ये कि मैं चूँकि जंग में आर्टिकल लिखता था, रोज़ाना जंग, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो अखबार है, तो वहाँ पे उसी को मैंने फिर कंपाइल किया। उनके जो एर्दोआन के जो अच्छे अच्छे आर्टिकल थे वो मैंने उसको किताबी शक्ल दी है। रजब तैयब एर्दोआन आलम इस्लाम का टाइगर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि रजब तैयब उर्दुगान के ऊपर ही आपने किताब लिखने का फैसला क्यों किया, और इससे पहले के तुर्की और उर्दुगान के तुर्की में क्या फ़र्क आपको नजर? हाँ, अभी देखा जाए पहले के एर्दोआन से कबल के तुर्की, वो मैंने किताब में बिल्कुल वाज़ह किया। एर्दोआन से पहले का तुर्की जो है वो जिसे कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक आम सा मुल्क था, कोई इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान से काफ़ी पीछे था। लेकिन एर्दोआन के दौर में 2002 से लेकर आज तक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरक्की की, इतनी तरक्की की है कि दुनिया की, जिसे कहते हैं कि दुनिया के 16वें बड़े इक़्तिसादी मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका। और इस वक्त तुर्की के आपने देखा होगा पाक भारत कशीदगी के दौरान उनके ड्रोन जो हैं वो दिल्ली तक गए, सब गए हैं। ये तुर्की ही का कमाल के उन्होंने इतने कम अरसे में जो है बड़ी तरक्की की और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। सही। तो सर ये भी बताएं कि जब आपने किताब लिखी तो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, और सियासत के हवाले से अगर बात करें तो अंदरूनी सियासत किस तरह से आपने देखी है टर्की की? एक्चुअली देखा एर्दोआन से कब जो सियासत चल रही थी वहाँ पे जिसे कहते हैं कोalition सिलसिला, यानी एक हुकूमत जो 6 माह के लिए चल रही है, फिर वो ख़त्म हो गई, पार्लियामेंट में उसके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की, फिर दूसरी आगे 6 महीने, 6 साल या 2-1 महीने, इस तरह के बहुत कम अरसे के लिए। लेकिन एर्दोआन जब से इक़्तिदार में आए हैं मुसलसल जो कुल्ली अक्सरियत इनको हासिल है। आपने पहले वज़ीर आज़म के तौर पर इन्होंने जो है वो अपने 3 दौर मुकम्मल किए और उसमें उनको कुल्ली अक्सरियत हासिल हुई पार्लियामेंट से। फिर उन्होंने सदारती इंतखाबात का सिलसिला मुतारिफ करवाया, सदारती निज़ाम मुतारिफ करवाया। और आपको पता है सदर मुंतखब होने के लिए वहाँ पर जो है 51% वोट लेने पड़ते हैं। वो मुसलसल ये उनका तीसरी बार होगा अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते। 51% वोट हासिल करते हुए जो है अभी तक जो है तुर्की में अपने इक़्तिदार को जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त तक तुर्की में सबसे तवील अरसे तक जो इक़्तिदार में है वो रजब तैयब एर्दोआन को 22 साल से 23 साल का अरसा हो चुका, मुसलसल इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप उनके बड़े करीबी भी हैं, तर्जुमानी भी करते हैं, सरकारी इदारे के साथ एसोसिएटेड भी हैं। क्या वजह है कि उर्दुगान सिर्फ वोट नहीं लेते बल्कि उस तरह से डिलीवर भी करते हैं? उनमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। जो चीजें करते हैं उन्होंने दुनिया को प्रैक्टिकल करके बताया कि प्रैक्टिकली तुर्की को किस तरह से उठाया। तो इतना प्रैक्टिकली हमने कोई हुक्मरान नहीं देखा कि जो प्रैक्टिस बड़ी अच्छी करता हो इन तमाम तर मंसूबों। एक्चुअली यही वजह है ना, आपको बता रहा हूँ कि तुर्की आगे बढ़ा। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वादे किए जाते रहे कि हम आपको घर बना के देंगे, तांसूची लड़ती और मुख्तलिफ जो है सियासतदान आए, वादे करते रहे जैसे हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन किसी ने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर करने वाले जिसे कह सकते हैं कि पहले रहनुमा तुर्की के सदर एर्दोआन जिन्होंने जो वादे किए थे। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा तुर्की में सबसे पहले जो प्रॉब्लम चली आ रही थी जिसकी वजह से इनको इक़्तिदार में आए हैं, वहाँ पे ये हिजाब का चक्कर था, हेड स्कार्फ का चक्कर चला आ रहा था। ख़वातीन जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में हेड स्कार्फ के बगैर जो हेड स्कार्फ पहनने पर लाजमी वो पाबंदी लगी हुई थी, वो नहीं जा सकती थी। वो जब से और फिर
जिसे कह सकते हैं कि उनको सरकारी जॉब हासिल करना तो मुमकिन ही नहीं, जब यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते तो उनके लिए सरकारी जॉब का, लेकिन एर्दोआन ने उनसे वादा किया था मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो आपको ये जो भी ये हेड स्कॉट की पाबंदी है इसको हटा दूंगा। हाँ, पहले 3-4 साल उनको मुश्किलात पेश आई, उन पर बड़ा मुसलसल दबाव था कि आप ऐसा ना करें, ये सेकुलरिज्म की तौहीन होगी, सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन उन्होंने जब अपनी पोजीशन मजबूत की, इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत की, और जब वो देखा कि दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाबंदियाँ लगी हुई थी इस पाबंदी को ख़त्म किया। यानी वो जो कुछ कहते रहे हैं डिलीवर करते रहे। आपको पता होगा कि टूरिज़्म के मामले में तुर्की इतना आगा नहीं था। अब आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल में $70 बिलियन जो है वो सिर्फ टूरिज़्म से कमाते हैं, यानी सालाना जो है वो $70 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। प्लस जो है वो डिफेंस जो है, इस डिफेंस से जो प्रोडक्शन से है वो $10 बिलियन के करीब कमा रहे हैं। और अब पाकिस्तान के साथ तुर्की के जो है इसमें जो और ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इस में कोऑपरेशन वगैरह भी चल रही है, जॉइंट वेंचर का सिलसिला भी जारी है। यानी एर्दोआन जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ भी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। एर्दोआन की यह खूबी है, इसी वजह से अभी तक इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी कुछ क्वालिटीज के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने किताब लिखी है तो हाउ हैज द पब्लिक रिएक्टेड, किस तरह से रिएक्ट आया आपको इस किताब पर पब्लिक? हाँ, अभी तक आपको ये बता दूं, मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के शहबाज शरीफ साहब को ये किताब पेश की है और इंशाल्लाह जल्द ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस किताब की जिसे कहते हैं लॉन्चिंग होगी, वो है। उसके बाद ये अभी तक लॉन्च, ये सिर्फ गैर सरकारी तौर पर आपको किताब पेश कर रहा हूँ, अभी तक इसकी रेगुलर जो है वो सरकारी तौर पे नहीं हुई, अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिश हो चुकी है लेकिन इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई। अब इस्लामाबाद में PM हाउस में और फिर लाहौर में और कराची में करने का इरादा है। फिर इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि रिएक्शन अवाम का क्या आता है, किस तरह इस किताब को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का दिलो जान से कोई दोस्त मुल्क है, कोई दोस्त रहनुमा, तो वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं वापस उसी तरफ जाऊंगा, तुर्की की तरफ जाऊंगा। किताब की भी बात गजल ने कर ली। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ये समझते हैं कि जो उर्दुगान है, क्योंकि वो थोड़ा सा इस्लामिक टच उनमें ज्यादा है, तो वो अर्बन तुर्की में शायद उतने पॉपुलर नहीं है जितने रूरल तुर्की में। इज इट ट्रू? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्बन एक्चुअली देखा जाए बड़ा शहर जो है वो इस्तांबुल उनके हाथों से निकल चुका। वो रिपब्लिकन पीपल पार्टी है जिसे हम JHP कहते हैं, वो उनके इख्तियार में है। वो बल्दियाती इदारे वहाँ पर बड़े मजबूत है। बल्दियाती जितने बड़े शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्तांबुल है, अंकारा है, इजमीर है, अदाना है, ये सब के सब शहर जो है वो एर्दोआन के खिलाफ जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पीपल पार्टी के हाथों में है। एर्दोआन जो छोटे छोटे शहरों में जो है वो बड़े पॉपुलर हैं। वो आपने मेजॉरिटी जो है एक्चुअली देखा जाए छोटे शहरों के लोग जो हैं वो ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र रखते हैं, इस्लामी माइंड रखते हैं, इसलिए वो एर्दोआन को मुकम्मल हमायत भी देते हैं और एर्दोआन का साथ मुसलसल देते चले आ रहे हैं। सही। और ये जो डिक्शनरी आपने लिखी है उसमें आपको लिखने में कितना वक्त लगा? हाँ, उसमें मेरा काफ़ी वक्त लगा था। वो याद होगा वो एक्चुअली उसको 10-12 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया उसको पेश किए हुए। वो उसको मैंने 4 साल में कंप्लीट की थी। उसकी भी आपको ये बता दूँ, उस वक्त हमारे सदर रजब आसिफ अली जरदारी साहब अपने पहले दौर के सदर थे। वो उन्होंने और उस वक्त तुर्की में जो सदर थे उन्होंने दोनों ने मिलकर उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था। और ये भी मेरे लिए एजाज़ है कि दोनों ममालिक के सरबराह ने इस डिक्शनरी की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया था। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौजू के ऊपर आपको जरूर तकलीफ देंगे, ज़हमत देंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।